दोस्तों, मैं सर्वेश यादव स्वागत करता हूं आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं वो आप देख ही चुके हैं कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए कितने ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज से मैंने आपके लिए एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जो रोज सुबह 7 से 8 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो वीडियोस को रेगुलर देखते रहिएगा। आज से जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी मॉर्निंग में 7 to 8 AM के बीच में, वह होगी टू द पॉइंट की क्लास। इसमें जो महत्वपूर्ण विषय इस समय घटित हो रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं, जिनसे आपका एग्जामिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इन सभी बातों को लेकर हम एक पॉइंट लेके आएंगे और उस पॉइंट में हम वो सभी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे जिनसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बस जुड़े रहिए दोस्तों, ठीक है? क्योंकि जो मेरी ये वीडियोस हैं वो आप ग्रुप डी से लेके IAS PCS तक की क्लासेस में भी या पढ़ सकते हैं, यानी कि उसकी तैयारी में भी यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोगी है। बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं। वैसे भी मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं वो अनपेड हैं, यानी कि उसके लिए कोई भी पैसे नहीं देने हैं आपको, और मैं निःशुल्क ही क्लासेस लेते रहूंगा आप लोगों की। तो जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए, बस इतना ही आग्रह है आपसे। तो आज का जो हमारे सीरीज में टॉपिक है दोस्तों, वह है वंशधारा नदी जल विवाद। और आप सभी जानते हैं कि जल विवादों के निपटारा के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, और इसको गठित किया जाता है अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत। तो धारा 3 के अंतर्गत जो हमारा है नदी जल विवाद अधिनियम 1956, उसके धारा 3 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच नदी जल को लेकर कोई विवाद होता है तो उसके निपटारे के लिए एक समिति का गठन होगा, और वही समिति की अनुशंसा पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो अभी हाल ही में वंशधारा नदी जल विवाद काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा दोस्तों। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। टू द पॉइंट की क्लास में हम सिर्फ 3 स्टेप्स में ही इनको समझने की कोशिश करेंगे, और कौन कौन से स्टेप्स होंगे वो भी देख लीजिए दोस्तों। पहला स्टेप है कि आखिर वंशधारा नदी जल विवाद चर्चा में क्यों रही है, इसके चर्चा में रहने का कारण। दोस्तों, जो पहला पॉइंट रहेगा उससे भी आपको एग्जामिनेशंस में प्रश्न मिलेंगे, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा ताकि आप चीजों को अवॉइड ना कर सकें। दूसरा रहेगा इससे संबंधित प्रमुख बिंदु। मैं प्रत्येक टॉपिक की बात कर रहा हूं दोस्तों, जितने भी टू द पॉइंट की क्लास में टॉपिक्स चलेंगे सब में हम सिर्फ 3 टॉपिक्स में ही पूरा क्लियर करेंगे, पूरे टॉपिक को ही सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा ताकि एग्जामिनेशंस आपके आसान हो सके। पहला हो गया चर्चा में क्यों, यानी वंशधारा नदी जल विवाद चर्चा में क्यों है, इससे संबंधित प्रमुख बिंदु, और तीसरा विवाद का कारण क्या है। आखिर यदि नदी जल विवाद आया है तो विवाद का कारण क्या है। तो इन 3 स्टेप्स में दोस्तों हम समझेंगे वंशधारा नदी जल विवाद को। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ कि आखिर वंशधारा नदी जल विवाद चर्चा में क्यों है। 2009 में आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा राज्य के मध्य उत्पन्न वंशधारा जल विवाद के समाधान को लेकर शीघ्र ही आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ओडिशा से वार्ता करने की बात की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो वार्ता करने की बात की गई है, फिर यह चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों, इस टॉपिक से प्रश्न भी क्या बनेंगे वह भी मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहली बात जो यहां से प्रश्न बनेगा वह यह है कि वंशधारा जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, वंशधारा नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश सरकार, यानी कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, और किसके मध्य है, ओडिशा गवर्नमेंट। यानी कि 2 राज्य सरकारों के मध्य यह जल विवाद है। किसके किसके, आंध्र प्रदेश सरकार और ओडिशा सरकार। पहला प्रश्न तो ये बन जाता है दोस्तों। दूसरी बात जो यहां से पूछा जाएगा कि किस राज्य ने अग्रणी भूमिका निभाई वंशधारा जल विवाद के समाधान के लिए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि शीघ्र ही आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ओडिशा से वार्ता करने की बात की गई है। तो किस राज्य सरकार ने वंशधारा नदी जल विवाद के समाधान में अग्रणी भूमिका निभाई। तो यह आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। दोस्तों, इन सब पॉइंट्स को नोट करिए क्योंकि ये एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। तो किस राज्य सरकार ने वंशधारा नदी जल विवाद के समाधान के लिए अग्रणी भूमिका निभाई। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने।
वंशधारा नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? आंध्र प्रदेश सरकार और उड़ीसा सरकार। उड़ीसा का नाम अब ओडिशा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यह हो गया दोस्तों इसके में चर्चा में रहने के कारण क्या कि वर्ष 2009 से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य सरकार के मध्य चल रहे वंशधारा नदी जल विवाद के समाधान हेतु आंध्र प्रदेश सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए उड़ीसा सरकार से बात करने की बात कही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों वंशधारा नदी जल विवाद से संबंधित प्रमुख बिंदुओं की तरफ, क्योंकि इनसे भी एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछे जाने की आशंका है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जो इसके प्रमुख बिंदुओं को प्रदर्शित करेगा। प्रमुख बिंदुओं में यदि पहले बिंदु की बात की जाए तो वर्तमान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वंशधारा और नागवल्ली नदी की इंटरलिंकिंग को पूरा किया जाना तथा मड्डू वलासा परियोजना का विस्तार किए जाने की योजना बनाई जा रही है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश द्वारा वंशधारा और नागवल्ली नदी की इंटरलिंकिंग को पूरा किया जाना है, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने वंशधारा नदी और नागवल्ली नदी के बीच एक इंटरलिंकिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, जिससे कि दोनों नदियों के पानी को इंटरलिंक किया जा सके और इसके साथ ही साथ मड्डू वलासा परियोजना का विस्तार किया जाना है। अब मड्डू वलासा परियोजना क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी एक बात जान लीजिए। मड्डू वलासा परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य के एक श्रीकाकुलम जिले के बीच मध्यम सिंचाई परियोजना है। और आप सभी जानते हैं कि मध्यम सिंचाई परियोजना सिर्फ एक उद्देश्य से की नहीं जाती है, इसके कई उद्देश्य होते हैं, जैसे कि खेतों की सिंचाई के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए जल की उपलब्धता सुलभ हो सके, इसलिए यह सिंचाई परियोजना रखी जाती है। तो मड्डू वलासा परियोजना श्रीकाकुलम जिले में एक मध्यम सिंचाई परियोजना है, यानी कि नहरों का निर्माण किया जाएगा और जलाशयों में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो मड्डू वलासा परियोजना क्या है? मड्डू वलासा परियोजना आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मध्यम सिंचाई परियोजना है, जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश के दो जिले कौन कौन से, श्रीकाकुलम और विजयनगरम को इसका लाभ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मड्डू वलासा परियोजना के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के दो जिलों को पूरा लाभ मिलेगा। एक तो श्रीकाकुलम जिला है और दूसरा है विजयनगरम। इन दोनों नामों को याद रखिएगा, दोनों जिले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों मड्डू वलासा परियोजना का विस्तार किया जाने की योजना बनाई जा रही है। तो यह प्रमुख बिंदु का पहला पॉइंट क्या हो गया कि वर्तमान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वंशधारा और नागवल्ली नदी की इंटरलिंकिंग को पूरा किया जाना तथा मड्डू वलासा परियोजना का विस्तार किए जाने की योजना बनाई जा रही है। तो यह हो गया इसका पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की यदि बात की जाए तो इस परियोजना के जलाशय के लिए पानी का जो मुख्य स्रोत है वह सुवर्णमुखी नदी की सहायक नदी नागवल्ली नदी में इंटरलिंकिंग बनाकर की जा रही है। याद रखिएगा कि जिन जलाशयों के द्वारा श्रीकाकुलम और विजयनगरम में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी या जलाशयों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, वह सुवर्णमुखी नदी की सहायक नदी नागवल्ली नदी है। इसीलिए वंशधारा और नागवल्ली नदी के बीच इंटरलिंकिंग की प्रक्रिया कराई जा रही है, ताकि दोनों नदियों के पानी को इंटरलिंक करके आंध्र प्रदेश राज्य के जलाशयों को भरा जा सके और मध्यम सिंचाई परियोजना यानी मड्डू वलासा परियोजना को सफल बनाया जा सके। तो यह हो गया दोस्तों इसके दो प्रमुख पॉइंट। यदि आप अब देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि किन दो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किन दो नदियों के इंटरलिंकिंग प्रक्रिया को पूर्ण किए जाने का प्रयास चल रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा वंशधारा नदी और नागवल्ली नदी। यदि आपसे पूछा जाए कि मड्डू वलासा परियोजना कैसी है, तो मड्डू वलासा परियोजना मध्यम सिंचाई परियोजना है, जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के जिलों में जलाशयों को नहरों के पानियों के द्वारा पूरा किया जाएगा या भरा जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मड्डू वलासा परियोजना है उसके द्वारा किस मुख्य नदी के सहायक नदी का प्रयोग किया जा रहा है। तो सुवर्णमुखी मुख्य नदी है और इसकी सहायक नदी है नागवल्ली नदी। सुवर्णमुखी नदी के सहायक नदी नागवल्ली नदी के इंटरलिंकिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो यह हो गए दोस्तों वंशधारा नदी जल विवाद के प्रमुख दो बिंदु, जिनसे एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि मैं डिस्क्रिप्शन में ले चलूं तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन सिर्फ प्रमुख बातों को ही रखा जाएगा जो आपके एग्जामिनेशंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि आखिर
इसके विवाद का कारण क्या है, वंशधारा नदी जल विवाद का कारण क्या है, इस पे एक नजर डालते हैं। तो विवाद में पहला कारण देखते हैं। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2009 में ISRWD एक्ट 1956 के धारा 3 के तहत वंशधारा नदी जल विवाद के लिए केंद्र सरकार के पास शिकायत दर्ज कराई गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही जो ISRWD एक्ट 1956 है, यानी कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिबेट एक्ट 1956 के किस धारा के तहत, धारा 3 के तहत वंशधारा नदी जल विवाद के लिए केंद्र सरकार के पास शिकायत दर्ज कराई गई। किसने, किस राज्य सरकार ने यह शिकायत दर्ज कराई है? वंशधारा नदी जल विवाद से संबंधित शिकायत किस राज्य सरकार ने केंद्र के पास शिकायत दर्ज कराई है? तो यह पहला प्रश्न बन सकता है। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने, उड़ीसा राज्य सरकार ने वंशधारा नदी जल विवाद के लिए जो हमारा ISRWD एक्ट 1956 है, यानी कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत के धारा 3 के तहत केंद्र सरकार के पास शिकायत दर्ज कराई। क्यों दर्ज कराई? उड़ीसा सरकार का पक्ष क्या था, यह देख लेते हैं। तो उड़ीसा सरकार का पक्ष था कि आंध्र प्रदेश के कटरागार में वंशधारा नदी पर निर्मित तेज बहाव वाली नहर से नदी का विद्यमान तल सूख जाएगा। यानी कि उड़ीसा राज्य सरकार का यह मानना था कि यदि आंध्र प्रदेश के कटरागार जिले में यह तेज बहाव वाली नहर निर्मित की जाती है तो जो वंशधारा नदी का विद्यमान तल है वह सूख जाएगा, जिससे वहां पर भूमिगत जल जो है, जिनके जो जीवन दायिनी है, यानी कि जिस भूजल से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की जनजीवन अपना जीवन यापन करती है, उस वह भूजल प्रभावित होगा और जो नदी का बहाव है वह भी प्रभावित होगा। तो इसी के उद्देश्य से यह नदी जल विवाद ऑर्गेनाइज हुआ, जिसकी वजह से नदी जल विवाद वंशधारा नदी जल विवाद का रूप ले लेती है। ठीक है दोस्तों, तो यह उड़ीसा सरकार का पक्ष था कि आंध्र प्रदेश के कटरागार में, कहां पर निर्मित किया जा रहा है यह नहर, कटरागार में वंशधारा नदी पर निर्मित तेज बहाव वाली नहर से नदी का विद्यमान तल सूख जाएगा और इसी वजह से यह विवाद का कारण बना। सिर्फ दोस्तों वंशधारा नदी जल विवाद ही पहला नदी जल विवाद नहीं है जिसकी वजह से नई समितियों का गठन किया गया है। इसके अलावा भी कई राज्य सरकारों के मध्य यह घटित हो चुका है, या कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य जब भी जल विवाद होता है तो उसे ISRWD एक्ट 1956 के धारा 3 के तहत ही समाधान के लिए एक समिति की गठन की जाती है। तो आइए हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदी जल विवाद जिनका एग्जामिनेशंस की दृष्टि से अपना एक अलग महत्व है। दोस्तों सिर्फ इंपॉर्टेंट नदी जल विवाद को ही बताएंगे हम कि किस नदी पर किस राज्य सरकार के बीच विवाद चल रहा है और उसके समाधान के लिए समिति का गठन कब किया गया, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए एक नजर हम इन पर भी डालते हैं दोस्तों। तो पूर्ण नदी जल विवादों में पहली नदी है दोस्तों कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जल विवाद हुआ था 3 राज्यों के मध्य, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। तो कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य था? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्यों के मध्य। इस पे जो समिति बनी थी वह अप्रैल 1969 में बनी थी। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों गोदावरी। गोदावरी राज्य सरकार, गोदावरी नदी पर 5 राज्यों के द्वारा जल विवाद का कारण था। तो जो 5 राज्य हैं गोदावरी नदी पर वो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व उड़ीसा। 5 राज्यों के मध्य गोदावरी नदी जल विवाद था और इसके समाधान के लिए अप्रैल 1969 में समिति का गठन हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों कावेरी। कावेरी 4 राज्यों के बीच विवाद का कारण थी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसको याद रखिएगा। 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के मध्य यह जल विवाद था। कौन? कावेरी नदी। और इसके लिए समिति का गठन कब हुआ? समाधान के लिए जून 1990 में। फिर उसके बाद अप्रैल 2005 में कृष्णा नदी के ऊपर दोबारा जल विवाद हुआ 3 राज्यों के बीच, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक, और समाधान के लिए समिति गठित हुई अप्रैल 2004 में। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी 4 राज्यों के मध्य विवाद का कारण रही, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी 4 राज्यों के मध्य विवाद का कारण रही, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र, जिसके समाधान के लिए अक्टूबर 1969 में समिति का गठन किया गया। अब दोस्तों यदि वंशधारा नदी की बात की जाए, जो वंशधारा नदी जल विवाद अभी हाल ही में है,
तो वंशधारा नदी दो राज्यों के बीच में प्रवाहित होती है, एक ओडिशा में और दूसरी आंध्र प्रदेश में, और इन्हीं दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद का कारण है यह। तो वंशधारा नदी दो राज्यों के बीच में प्रवाहित होती है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। यदि वंशधारा नदी के उद्गम की बात की जाए तो वंशधारा नदी का जो उद्गम हुआ है दोस्तों, वह हुआ है ओडिशा के कालाहांडी जिले में एक थुआलूम रामपुर नाम का गांव है, उसी के बगल से यह नदी उद्गमित होती है। यानी कि वंशधारा नदी का यदि उद्गम पूछा जाए तो ओडिशा राज्य सरकार के कालाहांडी जिले में थुआलूम रामपुर नामक गांव से हुआ है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और यदि पूछा जाए वंशधारा नदी कहाँ पे जाकर मिलती है या किसमें गिरती है, तो आंध्र प्रदेश से होते हुए यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो यह हो गया दोस्तों वंशधारा नदी जल विवाद से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। मैंने वो सभी बातें बताई जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण दृष्टि रखती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जुड़िए। जीएस एक्सपर्ट हब के लिए की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।